अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस क्लास 5 चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल में इस पूरी बुक के अंदर सबसे ज़्यादा टफ़ चैप्टर ये है, टफ़ इन टर्म्स ऑफ कि हम किस तरह से बच्चों को इसके जो कंटेंट्स हैं वो डिलीवर करें। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के टेक्स्ट बुक से रिलेटेड स्टफ़ और कंटेंट्स जब मैं अपलोड करूं तो आप तक बर वक्त पहुंच जाएं। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो लेक्चर्स थे और जो एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशंस थे आसान वजाहत के साथ अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी चेकआउट कीजिएगा। तो अभी चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, जिसको हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इसका उन्वान यानी कि टाइटल कुछ इस तरह से है, फ्लावर्स एंड सीड्स। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम फूल और बीज के बारे में पढ़ेंगे, फूलों के बारे में पढ़ेंगे और फूलों से बनने वाले बीज के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा आपको ऊपर कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा होगा कि बीज कैसे ज़मीन में जाता है और एक जो फूल पौधा है वो किस तरह से बन जाता है। तो इसी से रिलेटेड हम बाकायदा आगाज़ करते हैं जब, तो हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है, जो टाइटल है, जो हेडिंग है वो है फ्लावर। तो वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप इसको एक दिन में ना सही तो 2 से 3 दिन लगाकर या वक्फे वक्फे के साथ आप इन सारे जो है टॉपिक्स को अच्छी तरह देखें। जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इसकी जो एक्सरसाइज है आपको आंसर्स समझ भी आएंगे और आप बगैर रटा लगाए उनको याद करने के काबिल भी हो जाएंगे। तो फ्लावर, जिसको उर्दू में फूल कहते हैं, इसके बारे में छोटा सा एक तारुफ है। जैसा कि लिखा है वैसा हम इसको पढ़ते हैं। When you go to a garden, जब आप एक बाग में जाते हैं, द कलरफुल फ्लावर्स अट्रैक्ट। आप अपनी किताब के ऊपर इन अल्फाज के मानी को लिख सकते हैं और ताकि जब वीडियो के बाद आप ख़ुद से पढ़ें तो आपको समझ आ जाए, इसलिए आप एक पेंसिल का इंतज़ाम कर लें। तो जब आप बाग में दाखिल होते हैं, रंग बिरंगे फ्लावर्स फूल अट्रैक्ट आपको खींचते हैं, योर अटेंशन तवज्जो। यानी कि दूर से ही जो रंग बिरंगे फूल होते हैं वो आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं। हैव यू ईवर थॉट, ईवर कभी, क्या आपने कभी थॉट सोचा है, व्हाट दीज फ्लावर्स आर फॉर, कि ये जो फूल होते हैं ये किस लिए होते हैं। यानी कि कभी आपने सोचा है कि पौधों के ऊपर ये जो फूल हैं ये क्यों लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लीजिंग योर आइज़ विद देयर कलर्स, यानी कि अपने रंगों के ज़रिए से ये आपकी आँखों को खुश करने के अपार्ट अलावा, यानी कि एक तो ये हमारी आँखों को अच्छे लगते हैं, हमें खुश करते हैं। इसके अलावा इनका क्या काम है, इन व्हाट अदर प्रोसेस ऑफ नेचर आर दे यूज्ड, तो कुदरत के किस दूसरे प्रोसेस अमल में दे वो यूज्ड इस्तेमाल हैं। यानी कि हमें खुश करने के अलावा, आँखों को अच्छा लगने के अलावा इन फूलों का कुदरत ने और क्या इस्तेमाल रखा है। तो इस बारे में क्या आपने कभी सोचा है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। यानी कि ये उसने हमें एक छोटा सा तारुफ दे दिया है। तो एक्टिविटी 3.1 के अंदर हम देखते हैं वो हमें क्या बोलता है। टेक अ लार्ज फ्लावर, वो कहता है एक बड़ा सा फूल लें, किसी भी पौधे का आप ले सकते हैं। सेपरेट इट्स वेरियस पार्ट्स, अब वो कह रहा है कि आपने इस फूल को खोलना है और इसके मुख्तलिफ हिस्सों को सेपरेट अलग अलग कर देना है। विद द हेल्प ऑफ ट्विज़र्स, तो वो कह रहा है कि आपने एक छोटी चिमटी की मदद से इसके मुख्तलिफ हिस्सों को अलहदा कर देना है। अगर आप हाथ की मदद से करेंगे तो वो उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। कीप द आइडेंटिकल पार्ट्स सेपरेट, अब वो कह रहा है कि फूल में जो एक जैसे आपको हिस्से नज़र आएँ और आपने उनको चिमटी की मदद से अलहदा किया है, आप उनको एक तरफ जो है उनका सेपरेट जो है ग्रुप बनाएं, आप उनको अलहदा अलहदा रखते जाएं। एंड ड्रा देयर स्केचेस, और उनके खाके बनाएं। यानी कि आपको फूल की पत्तियां जिस तरह की दिखाई दे रही हैं आप उनको कॉपी के ऊपर ड्रा कर लें। फूल के अंदर पत्तियों के अलावा कुछ हमें बारीक बारीक से धागे नज़र आते हैं। उन धागों के ऊपर छोटे छोटे से बॉल्स, गेंद होते हैं, छोटी छोटी सी थैलियाँ सी होती हैं। आपको ये जो सी चीज़ें नज़र आ रही हैं आप उनको
जो है ड्रा कर लें, उनकी ड्राइंग या उनके स्केच बना लें। इन दिस वे, इस तरह से इट विल बी ईजियर, ये आसान हो जाएगा फॉर यू, आपके लिए, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, एक फूल के स्ट्रक्चर यानी कि साख्त को अंडरस्टैंड समझ पाना। यानी कि फूल को लेकर हमने उसकी चिमटी की मदद से मुख्तलिफ हिस्सों को अलहदा किया और उनके स्केचेस को ड्रा किया ताकि हम उसकी जो साख्त है उसको समझ सकें। नीचे हमें एक इसी तरह का एक स्केच नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो अब हम इसी तरीके से अमल करते हुए एक फूल का फ्लावर का स्ट्रक्चर बना चुके हैं जो हमें एक किताब में दिया गया है, और इस स्ट्रक्चर को पढ़कर हम फ्लावर के जो इस स्केच को पढ़कर हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, एक फूल का स्ट्रक्चर यानी कि साख्त। अ फ्लावर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, एक फूल एक बहुत अहम एंड अट्रैक्टिव पुरकशिश पार्ट, हिस्सा ऑफ द प्लांट, पौधे का होता है। जो फूल है वो पौधे का एक बहुत अहम और पुरकशिश हिस्सा होता है। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स पौधों में, देयर इज़ ओनली वन फ्लावर, कुछ पौधों में सिर्फ एक ही फूल, एट अ स्टॉक, तने पर होता है। फॉर एग्जाम्पल रोज़, गुलाब का फूल। गुलाब के फूल की जब आप डंडी के ऊपर देखते हैं तो एक ही फूल हमें नज़र आता है। सम फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बंचेस। अब वो कहता है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एक फूल है, ये एक फूल है, ये एक फूल है और ये भी एक फूल है। अगली बात इन दोनों के बारे में है। तो वो कहता है सम फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बंचेस, और यानी कि कुछ फूल बंचेस, गुच्छों की शक्ल में प्रोड्यूस्ड, पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्रेशिया मस्टर्ड, यानी कि सरसों। तो वो कह रहा है जो आप सर्दियों में जो हम साग पकाते हैं उसके फूलों को अगर आपने देखा होगा तो एक ही डंडी के ऊपर छोटे छोटे इस तरह फूलों के गुच्छे होते हैं, यानी कि एक ही डंडी पर ज़्यादा फूल लगे होते हैं। तो वो बोलता है कि ये भी फूलों की किस्म है, यानी कि एक बड़ा फूल या फिर एक ही डंडी पर छोटे छोटे फूलों का गुच्छा। द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड पेडिकल। तो फूल की ये जो डंडी होती है, जिस डंडी के ऊपर ये फूल जुड़ा होता है, यानी कि तना ऑफ द फ्लावर, फूल इज़ कॉल्ड पेडिसल। तो पेडिसल इसको बोलते हैं। पेडिसल जो फूल की ग्रीन कलर की सब्ज़ रंग की डंडी होती है जिसकी मदद से ये फूल पौधे के साथ जुड़ा होता है। ये हमने एक मालूमात सीख ली। द फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स एट द पेडिसल। अब वो कहता है कि ये जो फूल की डंडी होती है इसके ऊपर फूल के 4 हिस्से होते हैं। वो कौन से 4 हिस्से हैं आगे पढ़ेंगे। दीज अकर इन द फॉर्म ऑफ 4 वूल्स। अब वो कहता है कि ये जो 4 हिस्से हैं ये वूल्स, गुच्छे या दायरे की शक्ल में होते हैं। यहाँ पे मैं वूल्स का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्लियर करता हूँ कि वूल्स का मतलब होता है दायरों का गुच्छा, यानी कि छोटा दायरा, उसके गिर्द उससे बड़ा दायरा और उसके गिर्द उससे बड़ा दायरा, और इसी तरह हमारे पास ये 4 दायरे जो मैंने आपके सामने ड्रा किए हैं, ये वूल्स का कॉन्सेप्ट है। ये इस तरह भी हो सकता है और कुछ ऐसे भी हो सकता है, यानी कि 2 पत्तियां ऐसे जुड़ी हैं, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो हमने सीखा कि ये जो फूल की डंडी है इसके ऊपर इस तरह 4 हिस्सों के अंदर पौधे के हिस्से होते हैं, मतलब 4 दायरों की शक्ल में। इसी दायरों के गुच्छे को, एक ग्रोह को वूल्स का नाम दिया गया है। द 4 पार्ट्स और फ्लावर आर। अब ये जो 4 हिस्से होते हैं जो कि दायरे की शक्ल में आपस में कनेक्ट होते हैं, इसमें से पहला जो हिस्सा है उसे सीपल्स कहते हैं। अब आप सीपल क्या चीज़ होती है इसी फूल की मदद से हम समझते हैं। हर फूल के नीचे जो फूल को खिलने से पहले एक छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जिन पत्तियों के अंदर ये फूल की जो रंग वाली पत्तियां हैं वो बंद होती हैं। इन छोटी सब्ज़ कलर की पत्तियों को, हरे रंग की पत्तियों को जो है हम सीपल कहते हैं। तो ये सीपल एक चीज़ हो गई। उसके बाद है पीटल्स। पीटल किसको कहते हैं? जो ग्रीन कलर की पत्तियों के ऊपर बाकायदा फूल की जो रंग बिरंगी, चाहे वो ये येलो हों, वाइट हों, ये पिंक हों, इन पत्तियों को, और इसमें भी हमारे पास पिंक गुलाबी पत्तियां हैं, इनको पीटल्स बोलते हैं। जैसा कि उसने ये इसको
पॉइंट आउट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक हिस्सा होता है स्टेमन्स। अब स्टेमन्स किसको कहते हैं? बेसिकली हर फूल के अंदर आप अगर गौर से देखें उसको किसी चमटी की मदद से खोलने के बाद, तो उसके अंदर ना कुछ धागे होते हैं, और धागे के ऊपर छोटे छोटे से आप समझ लें, जैसे अभी आपको ये नज़र आ रहे हैं येलो कलर है, तो इधर आपको रेड कलर नज़र आ रहा होगा, इधर भी आपको रेड कलर नज़र आ रहा होगा। यानी कि छोटे छोटे से दाने होते हैं, और उन दानों के नीचे लंबे और बारीक धागे होते हैं। तो इस बारीक धागे और इसके ऊपर लगे ये छोटे से दाने को, बॉल को, छोटी सी गेंद को, इन दोनों को मिलाकर इसको हम स्टेमन कहते हैं। तो स्टेमन इन दोनों का नाम है। तो इस अकेले धागे को अगर हम कंसीडर करें तो इसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। और इस धागे को फिलामेंट जो है बोलने के बाद जो दूसरा हिस्सा बचता है, ये जो येलो कलर का गेंद सा होता है, छोटा सा बॉल, इसको हम एंथर बोलते हैं। और एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली मजमूई तौर पर हम स्टीमन बोलते हैं। तो ये क्योंकि एक से ज़्यादा होते हैं इस फूल के अंदर, इस वजह से यहाँ पे उसने प्लूरल यानी कि जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, स्टेमन्स। एंड कार्पल। अब ये कार्पल क्या चीज़ है? हमने फूल की डंडी को देखा जिसको पेडिसल बोलते हैं। फिर फूल की डंडी के बाद हमने सीपल को देखा जो कि फूल की छोटी पत्तियां होती हैं हरे रंग की। फिर हमने रंग बिरंगी पत्तियों को देखा, पीटल बोलते हैं। हमने धागों को देखा, धागों को हम जो है स्टेमन बोलते हैं। और धागे को अगर हम अलहदा देखें तो इसके ऊपर लगे छोटे से बॉल को, गेंद को, दाने को हम एंथर कहते हैं, और इस धागे को हम फिलामेंट कहते हैं। तो लास्ट में वो बोल रहा है कार्पल। कार्पल के अंदर भी हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। तो अभी सारे हिस्सों को डिस्कस करने के बाद हमने एक हिस्सा जो है वो छोड़ दिया था। पौधे के ये जो फूल के दरमियान में एक सब्ज़ कलर की एक मोटी सी डंडी, एक शाख समझ लें होती है, जिसके ऊपर कुछ इस तरह का ओपन एरिया होता है, और इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, जो कि नीचे जाने के बाद थोड़ा सा तंग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और बिल्कुल जो फूल की जो डंडी के पास का हिस्सा होता है वो छोटा सा जो है वो। तो कार्पल के अंदर हमने देखा कि स्टिग्मा, स्टाइल, और फिर नीचे डंडी के पास जो मोटा सा हिस्सा होता है इसको ओवरी कहते हैं। तो चूँकि ये 5वीं क्लास है, छोटे बच्चे होते हैं, अगर इसको जो हम इसी तरह से ही समझना शुरू करें तो इनकमिंग जो क्लासेस हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद भी बच्चों को क्लियर होते चले जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि फूल के 4 हिस्से होते हैं जो कि दायरों की शक्ल में इसी डंडे के गिर्द वो मौजूद होते हैं। सबसे आउटर पे हमारे पास ये सीपल्स होती हैं, फिर फूल की पत्तियां पीटल्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर एंथर और फिलामेंट, इसको हम एंथर बोलते हैं, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम स्टेमन बोलते हैं। और सबसे लास्ट के अंदर ये जो दायरा होता है उसमें हमारे पास एक लंबी सा सिलेंडर या रॉड या शाख समझ लें, जिसके ऊपर कुछ इस तरह का, अगर आप फ्रंट व्यू देखें तो आपको ये फ्रंट व्यू नज़र आ रहा होगा। और अगर ऐसा हम इस फूल को काट के साइडों से देखें तो ये ओपन सा खुला सा हिस्सा होता है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। इसके नीचे ये ही हिस्सा जो है बारीक तंग हो जाता है जिसको हम स्टाइल, और लास्ट में हमारे पास ओवरी। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को अगर हम मजमूई तौर पर बोलें तो हम इसको कार्पल बोलते हैं, जैसे इन दोनों को हम स्टीमन बोलते हैं। तो आप सब जो अगर तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच करें, आप इन अल्फाजमारी को साथ में नोट कर लें ताकि बाद में आपको स्टडी करते वक्त जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अभी हमारे पास ये फूल से रिलेटेड ही एक टेबल मौजूद है। तो मैं वीडियो को पास करके अपनी दूसरी बुक साइंस की ओपन करके यहाँ पे रखता हूँ ताकि हमारे पास एक फूल की पिक्चर हो और साथ में ये टेबल मौजूद हो। तो बुक हमारे पास ओपन हो चुकी है। इसके अंदर छोटा, बेसिकली ये दोनों एक ही किताब के 2 वर्जन्स हैं। इसका साइज़ बड़ा है, इसके अंदर आपको थोड़ी सी कलर स्कीम अलग नज़र आ रही होगी, लेकिन यही टेबल अगर आप बुक के आगे देखें तो कुछ इस तरह का दिया गया है। तो वीडियो की स्क्रीन में ये पूरा शो नहीं हो रहा। तो अब हम फ्लावर को यहाँ से देखेंगे और उसके कंटेंट्स को यहाँ से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो बोलता है सीपल्स। सीपल किसको कहते हैं? हमने अभी यहाँ पे देखा था कि ये जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं
इनको सीपल कहते हैं। सीपल के बारे में मज़ीद पढ़ लेते हैं। दीज आर ग्रीन लीफलेट्स, यानी कि छोटी छोटी सब्ज़ रंग की लीफलेट्स पत्तियाँ होती हैं। सीपल्स फॉर्म द फर्स्ट वॉल, यानी कि वो जो मैंने आपको दायरा पीछे बताया था उसका जो पहला बैरूनी दायरा होता है, ये फर्स्ट उस दायरे को बनाती हैं और डंडी के साथ जुड़ी होती हैं। इनका काम क्या होता है? दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये जो सब्ज़ रंग की पत्तियाँ होती हैं, बेसिकली जब फूल खिलता नहीं है तो ये पत्तियाँ बंद होती हैं और फूल के अंदर के जो स्ट्रक्चर है उसकी साथ है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, हिफाजत करती हैं। नेक्स्ट वो बोलता है पीटल्स। पीटल हम बोलते हैं इन रंग बिरंगी पत्तियों को। तो पीटल्स, दीज आर कलर्ड लीफलेट्स, पीटल्स फॉर्म द सेकंड वॉल, यानी कि सबसे पहले हमारे पास सीपल का दायरा आ गया, उसके बाद हमारे पास पीटल्स का दायरा आ गया। दायरों के ही ग्रोह को हम वॉल कहते हैं। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टूवर्ड्स द फ्लावर। तो बेसिकली जो कीड़े और परिंदे होते हैं, फूल जो है इन कीड़ों और परिंदों को अपने इन्हीं रंग बिरंगे शौक कलर से अपनी तरफ मतवजा करता है। तो फूल ऐसा क्यों करता है ये भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि वो क्यों कीड़ों को अपनी तरफ मतवजा करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास स्टेमन। तो स्टेमन अगर हम अपने इसी जो है अपने इसको देखें तो इसमें आपको ये मैंने पीछे बताया था कि बारीक धागे और उस पर लगे दानों को हम कलेक्टिवली अगर बोलें तो हम इसको स्टेमन कहते हैं। और ये स्टेमन, इस पे भी यही लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर हम बोलते हैं इस पीले दाने को जो कि हर फूल के मुताबिक अलहदा हो सकता है उसका रंग, और इसको हम जो धागा होता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि ये स्टेमन जो है एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनता है। इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जैसे हम मुज़क्कर और मोनस करते हैं, जैसे चिड़ा और चिड़िया और तोता और तोती, तो इसी तरह फूल के अंदर ये उसका मेल यानी कि मुज़क्कर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इससे जो है फूल का आगे जो नई नस्ल है वो बनती है। तो स्टेमन के अंदर 3 में ए, एंथर और फिलामेंट को हम अलहदा डिस्कस कर लेते हैं। एंथर क्या होता है? एंथर ये जो पीले रंग का जर्द दाना है इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ द राउंड, ये गोल होता है, और ओवल, या फिर ये जो है एक अंडे की शक्ल का, बैजवी शक्ल का होता है। सैक का मतलब होता है थैली, बोरी, यानी कि ये एक बोरी की शक्ल में छोटा सा दाना होता है। स्ट्रक्चर इसका जो है, इसकी जो साख्त है वो थैली जैसी होती है। विच इज़ यूजली येलो इन कलर, और आमतौर पर ये फूलों में ज़्यादातर पीले रंग का ही होता है। हेयर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। अब वो कहता है कि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ग्रेन्स का मतलब ज़रात और फार्म का मतलब बनना, पोलन। बेसिकली ये वो पोलन आपको आगे चल के क्लियर होगा। अभी आपने ये चूँकि इंग्लिश का लफ्ज़ है इसको ऐसे ही याद रखना है। पोलन के जो ज़रात हैं, ये पोलन के ज़रात क्या होते हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलामेंट, तो फिलामेंट बेसिकली हम इस धागे को बोलते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग स्टाक शेप्ड स्ट्रक्चर। तो वो बोल रहा है कि ये हमारे पास लंबा और स्टाक शेप स्ट्रक्चर यानी कि तने जैसा लंबा इसका स्ट्रक्चर होता है। इट गिव्स सपोर्ट टू द एंथर। तो ये जो हमारे पास फिलामेंट होता है, ये एंथर जो हमारे पास जर्द दाना था जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, एंथर का काम, फिलामेंट का काम इस एंथर को सपोर्ट करना होता है। चौथे नंबर पर जाएं तो हमारे पास कार्पल। कार्पल बेसिकली 3 चीज़ों को कहते हैं। सबसे पहले जो हमें फूल के दरमियान में सब्ज़ रंग का एक हिस्सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं। दरमियान में ये बारीक और पतला हो जाता है, इसको स्टाइल बोलते हैं। और बिल्कुल डंडी के पास जाकर यही हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल, और नीचे जाकर ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है जिसको हम जो है ओवरी कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को एक ही नाम में अगर बोलना हो ग्रुप बनाकर तो हम इसको कार्पल बोलते हैं। तो हमने सीखा जो कार्पल है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पर मुश्तमिल होता है। और जिस तरह हमारे पास जो फिलामेंट था यानी कि ऊपर वाले हमने हिस्से में जो पढ़ा था कि यहाँ पर स्टेमन जो कि फिलामेंट और एंथर से मिलके बनता है, फिलामेंट और एंथर से मिलके बनता है स्टेमन।
इसको हम मुज़क्कर बोलते हैं, जो कि फूल की नस्ल को आगे बढ़ाता है, उसका वो पार्ट हिस्सा है। और इसी तरह ये जो कार्पल है, जो 3 चीज़ों स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बनता है, इसको हम इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम फूल का मोनस नस्ल बढ़ाने वाला पार्ट हिस्सा बोलते हैं। तो 4 को जो नंबर पॉइंट है इसके अंदर जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है, इसको हम मज़ीद पढ़ लेते हैं ए, बी और सी की शक्ल में। स्टिग्मा, इट इज़ बोतल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल। तो कार्पल का जो स्टिग्मा है ये एक बोतल की शक्ल का हिस्सा होता है, स्टिग्मा, जो कि आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स एडहेयर टू इट, तो इस हिस्से के ऊपर पोलन ग्रेन्स जो है वो चिपक जाते हैं। पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर चिपक जाते हैं एंड जर्मिनेट और उगना शुरू हो जाते हैं टू फॉर्म द पोलन ट्यूब, यानी कि इस हिस्से के ऊपर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आकर गिरते हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या चीज़ है ये भी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो पोलन ग्रेन्स इस हिस्से के ऊपर आकर जब गिरते हैं तो वो इसके साथ चिपक जाते हैं और फिर वो जर्मिनेट होते हैं, वो उगना शुरू करते हैं, यानी कि उनका साइज़ बड़ा होना शुरू होता है। और वो बड़ा होना साइज़ ऊपर की तरफ नहीं बल्कि इस ट्यूब के अंदर की तरफ, नीचे को वो साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, आगे स्टाइल, इट इज़ नेक शेप, ये गर्दन की जो इसकी ये गर्दन की जो शक्ल है इसी को स्टाइल कहते हैं। पार्ट ऑफ द कार्पल, ये भी कार्पल का ही हिस्सा है, विच इज़ बिलो द स्टिग्मा, ऊपर स्टिग्मा होता है, नीचे गर्दन की शक्ल का हमारे पास स्टाइल का हिस्सा होता है। और इसका काम होता है द पोलन ट्यूब पासिस थ्रू द स्टाइल। तो जब पोलन ग्रेन्स इस ऊपर हिस्से के ऊपर आकर यानी कि स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरते हैं और वो उग कर नीचे ट्यूब की शक्ल में बड़े होते हैं, तो स्टाइल के अंदर से वो जो उसकी पोलन ग्रेन्स की मदद से जो पोलन ट्यूब बनती है, उगने के बाद वो पोलन ट्यूब इसी हिस्से से जिसका नाम स्टाइल है, जो गर्दन जैसा होता है, वो बड़ी होना शुरू हो जाती है। कहने का मकसद ये था कि पोलन ट्यूब ऊपर को नहीं बड़ी होती बल्कि स्टिग्मा से पोलन ग्रेन्स के चिपकने के बाद पोलन ट्यूब नीचे की जानिब बड़ी होती है। ओवरी, इट इज़ एन ओवल शेप्ड, यानी कि ये अंडे जैसी पूरी सर्कल शेप नहीं होती बल्कि अंडे जैसी बैजवी शक्ल में होती है। पार्ट ऑफ द कार्पल, ये भी कार्पल का हिस्सा है। विच इज़ बिलो द स्टाइल, जो कि स्टाइल के नीचे होती है, यानी कि सबसे टॉप पर स्टिग्मा जहाँ पर पोलन ग्रेन्स गिरेंगे। पोलन ग्रेन्स क्या हैं ये भी हम पढ़ेंगे आगे। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिरते हैं, स्टिग्मा के अंदर से फिर वो एक ट्यूब, पोलन ट्यूब बड़ी होती है जो कि स्टाइल में से गुजरती है। और सबसे नीचे हमारे पास ओवरी होती है जिसको इट हैज़ वन और मोर ओव्यूल्स, और इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल बेसिकली एक अंडे को कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑरेंज कलर का। इसको हम मज़ीद डिटेल से आगे चलकर पढ़ेंगे। ये हमारे पास टेबल हमने मैच कर दिया फ्लावर के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है पोलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। तो पोलिनेशन का मतलब अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं और फिर वो पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब बनने के बाद नीचे जाकर हमारे पास ओवरी आती है। इस पोलन ग्रेन्स के स्टिग्मा पर आकर चिपकने या गिरने के अमल को पोलिनेशन कहते हैं। ये पोलिनेशन का काम क्या है हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी पोलन ग्रेन्स इन द एंथर। तो ये बेसिकली ये जो पीला पीला रंग का हमारे पास हिस्सा है फिलामेंट के ऊपर, इस पीले वाले हिस्से के अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बारीक दाने होते हैं। इन दानों को हम बेसिकली पोलन ग्रेन्स कहते हैं। देयर आर मेल सेल्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था कि अगर एक इमारत की दीवार है तो वो भी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है, चाहे वो इमारत 20 मंजिला क्यों ना हो। इसी तरह कोई भी जानदार हो, इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो, इवन के पौधे हों, उनकी जो बॉडी है वो भी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनती है। जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ अजसाम ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है एक ही सेल से मिलकर बनती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। लेकिन कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जिस्म एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनता है। तो उसी सेल की यहाँ पर बात हो रही है। आप मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को देखकर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो बता रहा है कि देयर आर मेल सेल्स इन ईच पोलन ग्रेन, यानी कि इन जर्द दानों के अंदर, जिनको एंथर कहते हैं, इन जर्द दानों के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। और पोलन ग्रेन्स के अंदर वही सेल मौजूद होते हैं जिन सेल्स के जुड़ने से किसी भी जानदार की बॉडी जो है वो बनती है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि यही सेल्स बाद में जुड़कर एक नया फूल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम रफ्ता रफ्ता उसी जानिब बढ़ रहे हैं।
ड्यूरिंग, अब हमारे पास वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा किताब को सेट कर लूँ। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन यानी कि अमले तुरीद के दौरान, अमले तुरीद का मतलब यही है कि जैसे अंडे से चूज़ा निकलता है, इसी तरह फूल से बीज निकलता है और उस बीज को हम ज़मीन में बोने के बाद एक नया पौधा उसी पौधे की किस्म का हासिल करते हैं, तो वो इसी अमल को अमले तुरीद यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन यानी कि नया पौधा बनने का अमल कैसे होता है वो आपको बताना चाह रहा है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पोलन ग्रेन्स यानी कि इन एंथर्स के ऊपर जो जर्द दाने यानी कि पोलन ग्रेन्स होते हैं आर ट्रांसफर्ड, वो मुंतकिल हो जाते हैं फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा। तो हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास कार्पल के अंदर हमारे पास ये ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है। तो वो बोलता है कि एंथर के अंदर मौजूद पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस स्टिग्मा के ऊपर जहाँ पर वो चिपक जाते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स कहाँ से आकर इधर चिपकते हैं, तो बेसिकली पोलन ग्रेन्स इन्हीं एंथर्स के ऊपर मौजूद होते हैं जो छोटे छोटे जर्द दाने होते हैं। इन जर्द दानों का काम फूल की जो नस्ल है, नए फूलों को, नए पौधों को पैदा करना होता है। तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से इस स्टिग्मा के ऊपर आकर गिर जाते हैं। अब कैसे गिरते हैं इसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं। आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा, तो ये हमने पढ़ लिया। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पोलिनेशन, यानी कि यहाँ से जर्द दानों से पोलन ग्रेन्स जब उड़कर या किसी तरह से इस स्टिग्मा के ऊपर आकर चिपक जाते हैं, मुंतकिल होते हैं, इस मुंतकली के अमल को, इस छोटे से अमल को हम पोलिनेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये किस तरह यहाँ से उड़ के या किस तरह चल के, किस तरह से उठ के यहाँ पर पहुँचते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। इस जो पोलिनेशन है जिसको ज़ेरकी का अमल भी कहते हैं, इसकी दो किस्में होती हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो इस जर्द दाने से पोलन ग्रेन्स का यहाँ पे मुंतकिल होना, इसकी दो किस्में हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, इफ़ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो अगर वो बोलता है ये हमारे पास एक फूल है, इसी फूल के हमारे एंथर से, इसी एंथर के पोलन ग्रेन्स इसी फूल के ही स्टिग्मा पर आकर गिर जाएं और चिपक जाएं, और टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या ये फूल इसी पौधे के ऊपर, जिस पौधे के ऊपर ये फूल लगा है उसी पौधे के ऊपर इसी जैसा एक और दूसरा फूल भी लगा होगा, तो इसके पोलन ग्रेन्स या तो इसी हमारे स्टिग्मा पर गिर जाएं या यहाँ से वो मुंतकिल हो जाएं इसी पौधे के दूसरे फूल के ऊपर। यानी कि यही फूल एक पौधे पर लगा है, उसी पौधे के दूसरे फूल पर अगर ये पोलन ग्रेन्स एंथर से उठकर तो स्टिग्मा पर गिर जाएं, तो इस अमल को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। यानी कि सेल्फ का मतलब होता है खुद ही पोलिनेट हो जाना। इट टेक्स प्लेस इन पी, तो ऐसा कौन से पौधों में होता है, पी मटर के पौधों में होता है, कॉटन कपास के एंड टमाटो और टमाटर के पौधों में ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है क्रॉस पोलिनेशन। तो इफ़ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर सी ऑफ एन अदर प्लांट ऑफ द सेम टाइम, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। अब हमने देखा कि एक ही पौधे पर दो फूल थे, एक फूल के पोलन ग्रेन्स उसी पौधे के दूसरे फूल पर गिर गए, तो इसको हमने बोल दिया सेल्फ पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, हमारे पास इसी किस्म के, इसी नस्ल के दो पौधे हैं जिनकी नीचे जड़ें या उन दोनों पौधों के गमले अलहदा अलहदा हैं। अब एक गमले पर मौजूद उसी किस्म के पौधे के फूल के एंथर पर मौजूद पोलन ग्रेन्स अगर उड़कर या किसी तरह से इसी नस्ल के, इसी किस्म के दूसरे पौधे के, वो पौधा जो किसी दूसरे गमले में लगा है या किसी दूसरी प्रॉपर जड़ों के साथ जगह पर लगा है, उस पौधे के फूल के एंथर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिर जाएं, तो ऐसे अमल को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ये अमल कौन से पौधों में होता है, मेज़ मकई में, पपाया पपीता में, एंड रोज़ और गुलाब में, एट्सट्रा वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट टू पॉन्डर सोचने की बात है कि वाई इज़ क्रॉस पोलिनेशन मस्ट फॉर पपाया प्लांट्स। आप ये फुल चैप्टर की मेरी वीडियो देखें, आपको काफ़ी हद तक इस
की वजह का अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी बात, आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर ख़ुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फुल चैप्टर को देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इसके बारे में समझ आ जाएगी। तो अभी हमारे पास ये क्रॉस पोलिनेशन का एक कॉन्सेप्ट शेयर किया गया। 2 पौधे थे, दोनों की जड़ें अलहदा थीं। इस पौधे के जो हमारे पास एंथर के ऊपर मौजूद पोलन ग्रेन्स थे, ठीक है, अगर वो आपने देखा होगा जब हमने ये कॉन्सेप्ट किया था तो कुछ जगह पर ये सी, ठीक है, और ये बी, और हमारे पास इसी तरह जो है ये ए। तो वो बोलता है अगर ए फूल के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पर गिर जाएं या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिर जाएं तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर 2 अलग-अलग पौधे हों लेकिन उनकी जो नस्ल है वो सेम हो, तो जो पहला हमारे पास पौधा था उसके जो हमारे पास एंथर के अंदर मौजूद पोलन ग्रेन्स अगर ट्रांसफ़र हो जाएं उसी नस्ल के दूसरे पौधे के, जिसका दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है, अलहदा गमला मौजूद है, तो ऐसे अमल में जो इस पोलन ग्रेन्स की मुंतकली होगी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर, उस अमल को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब वो इसको मज़ीद थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाह रहा है। डू यू नो देयर मे बी मोर दैन 1 कार्पेल्स इन फ्लावर, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना रोज़। तो अभी वापस हम अपनी पिक्चर की तरफ चलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो कार्पल होता है इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। आमतौर पर ये फूल में एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपने सीखा कि कुछ फूलों में ये जो कार्पल्स हैं, जिसको उर्दू में बेज़ादानी कहते हैं, ये मोर दैन 1, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि हर कार्पल के अंदर भी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी होगी। मिसाल के तौर पर चाइना का गुलाब। मोस्ट ऑफ द पोलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू इंसेक्ट्स एंड एयर। तो भी आपके जहन में ख्याल आ रहा था कि ये पोलन ग्रेन्स किस तरह स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं। तो बेसिकली इनको मुंतकिल करने में कीड़े अपना किरदार अदा करते हैं। अभी आपने पीछे ये भी पढ़ा था कि फूलों की रंग बिरंगी पत्तियाँ कीड़ों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। तो जब कीड़े इन रंग बिरंगी पत्तियों पर जाते हैं तो उनकी हरकत करने की वजह से ही पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाते हैं। दूसरी वजह इसकी हवा भी है। हवा चलने से जब फूल हिलता है तब भी पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स इज डिफरेंट फ्राम इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। तो ऐसे फूल जिनके अंदर हवा की मदद से पोलिनेशन होना होती है उनका अल्लाह ताला ने एक अलहदा स्ट्रक्चर बनाया है, और जिनके अंदर कीड़ों की मदद से पोलिनेशन होना होती है उन फूलों का भी स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने बिल्कुल अलग बनाया है। अदर दैन विंड एंड इंसेक्ट्स पोलिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू बैट एंड वाटर। तो ये पानी या चमगादड़ों की मदद से भी पोलिनेशन हो सकती है। तो ये हमने पोलिनेशन का कॉन्सेप्ट समझा, और फिर हमने सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पौधों में जो नस्ल बढ़ती है, यानी कि हमारे पास अगर एक पौधा हो, हमने उससे 2 पौधे तैयार करने हों, तो इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसकी कितनी किस्में हैं पौधों में? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में नस्ल के तसलसल या अमले तौलीद की कितनी टाइप्स हैं ये हम पढ़ेंगे। द मेन डिफरेंस, बुनियादी फ़र्क बिटवीन दरमियान लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज़ द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान मेन जो फ़र्क है वो रिप्रोडक्शन है। यानी कि अगर मेरे हाथ में ये पेन है तो ये हमेशा एक ही रहेगा। इस पेन की मदद से मैं दूसरा पेन नहीं तैयार कर सकता, लेकिन अगर मेरे पास एक पौधा हो, उस पौधे की मदद से मैं दूसरा पौधा तैयार कर सकता हूँ। इसी तरह चूज़े और दूसरे परिंदे हमारे पास मौजूद हों तो उन्हीं की मदद से हम मज़ीद परिंदे भी जो है वो बना सकते हैं, इसी अमल को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो द लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ लिमिटेड, यानी कि वो कह रहा है जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन है, यानी कि मुद्दत ज़िंदगी की लिमिटेड महदूद होती है। ये पेन 100 साल बाद भी ऐसे ही रहेगा अगर मैं इसको किसी जगह पर डैमेज ना करूं, लेकिन जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी की मुद्दत महदूद होती है। सूनर और लेटर, जल्द या बाद में दे डाई, वो मर जाते हैं। हाउ एवर द लाइफ कंटिन्यूज़, लेकिन ताहम
लाइफ ज़िंदगी कंटिन्यूस जारी रहती है ऑन द अर्थ ज़मीन पर। हाउ कैसे। अब वो पूछ रहा है कि ये जो पौधे हैं या जो अभी क्योंकि हम पौधों की बात कर रहे हैं तो हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो पौधे तो हमने देखा होगा चंद हफ्तों बाद महीनों बाद गल सड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर अभी भी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो मौजूद है। तो ऐसा कैसे मुमकिन होता है। द लिविंग थिंग्स हैव अ करैक्टरिस्टिक, जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनके अंदर एक करैक्टरिस्टिक खूबी होती है। दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज़म्स, वो पैदा करते हैं न्यू नए ऑर्गेनिज़म जानदार ऑफ देयर काइंड, अपनी ही किस्म के। सो डैट देयर जनरेशन कंटिन्यूस, ताकि उनकी जो नस्ल है वो कंटिन्यूस जारी रहे। यानी कि जो जानदार चीज़ें हैं वो अपनी जैसी नई जानदार चीज़ें बनाती हैं। यानी कि एक पौधा मुरझा गया, ख़त्म हो गया, लेकिन उसने अपना एक बीज तैयार कर दिया था जिसको बोने के बाद उसी नस्ल का दोबारा पौधा तैयार हो जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों के अंदर इसी नस्ल को बढ़ाने के लिए दो किस्में हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि नस्ल के तसलसल की दो किस्में हैं, ए और बी। फर्स्ट है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बी है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ए आ रहा है और इसमें ए नहीं है। तो सबसे पहले अब हम इस ए ऑप्शन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। इसकी मिसाल ये है कि हम इस सरगर्मी को पढ़ेंगे और हमें इसकी समझ आ जाएगी। कट द रोज़ स्टेम, वो कहता है एक गुलाब के फूल के तने को काटें इनटू 2 और 3 पीसीज, 2 या 3 टुकड़ों में। नाउ प्लांट 1 पीस ऑफ स्टेम, अब वो कहता है कि हमारे पास एक अपने गुलाब का जो है वो तना लेना है जिसके अंदर 3 हिस्से हों हमारे पास। अभी आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा, 3 कांटे नज़र आ रहे हैं। तो इनको प्लांट 1 पीस ऑफ स्टेम इन द सोइल, अब उसका जो एक हिस्सा है वो अपने मिट्टी के अंदर दबा देना है। ऑफ पोट, गमले में। एटलीस्ट 2 नोड्स ऑफ स्टेम, अब उसके ऊपर जो 2 नोड्स होंगी, जैसे आपको ये कांटे नज़र आ रहे हैं, वो कह रहा है कम से कम 2 नोड्स जो हैं तने के शुड बी इनसाइड द सोइल, मट्टी में। वाइल देयर शुड बी बर्ड्स ऑन द पार्ट विच इज़ अबव द सोइल। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि आपने वो जब शाख गुलाब की काटी है उसके 1 या 2 हिस्से आपने मिट्टी के अंदर दबा देने हैं और ऐसा हिस्सा जहाँ से नई कोंपलें निकल सकती हों, ये आपने लिखा होगा जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, ऑन द पार्ट विच इज़ अबव द सोइल, जहाँ से कोंपलें निकल सकती हों उनको अपने मिट्टी से बाहर रखना है। तो बिफ़ोर प्लांटिंग द पीस ऑफ स्टेम रिमूव इट्स लीव्स, अब वो कह रहा है कि आपने इस शाख को जो गुलाब के फूल से पौधे से तोड़ा है उसके पत्तों को आपने रिमूव कर देना है, लीव्स पत्ते। देन पावर वाटर इन द पोट, पावर का मतलब होता है डालें, पोट गमला, पानी, वो कहता है गमले में पानी डाल दें। आफ्टर फ्यू डेज़, कुछ दिन के बाद, यू विल सी डैट, आप देखेंगे कि न्यू लीव्स, नए पत्ते, हैव अपीयर्ड, निकल आए हैं, ऑन द स्टेम। तो आप देखेंगे कि ये जो जहाँ से पत्तों के उगने की जगह थी, हमने पानी डाला, कुछ हिस्सा इस शाख का मिट्टी के अंदर था, तो पानी डालने के बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ से छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो गए। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्टेम कटिंग, तो तने को काटने का प्रोसेस इस सारी सरगर्मी का नाम है कि इस अमल को हम तने को काटने का प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर पहले पत्ते निकलते हैं, फिर कली लगती है और उसी जिस पौधे का हमने ये तना लिया था उसी जैसा एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ये कौन सी हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, नस्ल का तसलसल ए, जिसको हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो आगे चीज़ बयान हुई है वो है इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली 1 प्लांट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स, यानी कि हम एक ही पौधे से न्यू प्लांट्स, नए पौधे प्रोड्यूस बना सकते हैं। फ्लावर्स डू नॉट टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वो कहता है कि इस अमल में जो फूल हैं वो जो रिप्रोडक्शन का अमल है उसमें हिस्सा नहीं लेते। द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फूल ये जो हमारे पास प्लांट यानी कि पौधा है उसके जो अदर पार्ट्स दूसरे हिस्से हैं, मिसाल के तौर पर रूट यानी कि जड़, स्टेम तना, एंड लीव्स और पत्ते, गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, यानी कि फिर ये हमने उसके फूल में तो कोई किरदार अदा नहीं किया, उसी जो हमने शाख को दबाया था उसी शाख से ही नए जड़ें, नया तना बन जाता है और नए पत्ते निकलकर उस शाख को न्यू प्लांट, नए पौधे में बदल देते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज पार्ट्स,
तो इन हिस्सों से जो प्लांट्स पौधे बनते हैं हैव अ ग्रेट सिमिलरिटी, उनमें मुमासिलत होती है, वो एक उसी जैसे होते हैं विद द पेरेंट प्लांट, वालिदैन वाले पौधे से। यानी कि जिस पौधे से आपने शाख को काटा है तो वो शाख बड़ी होकर जब पौधा बनेगी तो वो उसी पौधे जैसी ही होगी जिससे उसको काटा गया था, यानी कि पेरेंट। स्टेम कटिंग, लेयरिंग, बल्ब एंड ट्यूबर ETC आर द वेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने ये एक गमले की मिसाल पढ़ी, तो अब वो कह रहा है इसकी कुछ मिसालें हैं जिसके अंदर हम अलहदा तरीक़ों से एक पौधे से दो पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले वो कह रहा है स्टेम कटिंग, जिसको हमने अभी पढ़ लिया, जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम की ही एक मिसाल है। फिर वो कह रहा है लेयरिंग। अब लेयरिंग के अंदर क्या होता है, आप इसको पहले मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। हमारे पास ये एक पौधा है, उसकी एक शाख ज़मीन पर गिरी और गिरने के बाद उसके ऊपर कुछ मिट्टी गिर गई और इतनी मिट्टी वक्त के साथ गिरी कि उसकी वो शाख दब गई। अब दबने के बाद उस शाख के नीचे से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो हम 1-2 माह बाद अंदाज़न अब इस शाख को पीछे से जब कट कर देंगे, कट करने के बाद ये पौधा दोबारा फलना फूलना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको अलहदा से जड़ें मिल गई और वो इस पौधे से अब एक अलहदा नया पौधा तैयार हो गया। तो इस अमल को हम लेयरिंग कहते हैं। ऑफन सम ब्रांचेस ऑफ श्रब्स, कुछ झाड़ियों की शाखें बिकम बरीड, दफन हो जाती हैं इन द सोइल, मिट्टी में। इट इज़ कॉल्ड लेयर, इसको लेयर कहते हैं। अ लेयर प्रोड्यूसेस न्यू रूट्स। अब वो कहता है जो नई लेयर होगी वो नई रूट्स जड़ें प्रोड्यूसेस पैदा करती है। व्हेन वी कट, जब हम इसको काट देते हैं, एंड सेपरेट इट फ्रॉम द प्लांट, और पौधे से हम अलहदा कर देते हैं, इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, तो ये नया पौधा बन जाती है, वही उसकी शाख। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड लेयरिंग, इस अमल को लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग इज़ आल्सो डन आर्टिफिशियली ब्रीडिंग ऑफ लेमन। अब जो नींबू है, जो जैस्मीन है और जो लीची है, इनके जो पौधे हैं वो इसी अमल से ही तैयार किए जाते हैं, यानी कि इनकी शाखों को ज़मीन में दबाकर, जैसे ये मुकम्मल दबाव होता है तो इस शाख से जड़ें निकलती हैं और ये कुछ अरसे के बाद एक अलहदा पौधा बन जाता है। इसको जो इसका बुनियादी या मेन या पेरेंट पौधा होता है वहाँ से काट कर तो 2 अलहदा पौधे बना लिए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास लेयरिंग इसी प्रोसेस का नाम है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो दूसरा मेथड है उसका नाम बल्ब है। बेसिकली ये जो मेथड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके अंदर फूलों के बगैर हम एक पौधे से दूसरा पौधा बनता हुआ देखते हैं और इसमें फूल का किरदार नहीं होता है। अब हमारे पास इसी तरह का जो दूसरा तरीका है बल्ब। बल्ब का क्या प्रोसेस है, इसके अंदर कैसे हम नया पौधा तैयार करते हैं। ऑब्ज़र्व एन अनियन, एक प्याज का मुशाहिदा करें, एंड आ गार्लिक, या और एक लहसुन का, प्याज और लहसुन का हम मुशाहिदा जब करते हैं, वेयर इज़ देयर स्टेम, तो वो हमसे सवाल पूछ रहा है इन पौधों के अंदर तना कहाँ पर होता है। जैसे ऊपर हमें ये एक पौधे की मिसाल है, तो इसके अंदर हम इस जो हिस्से को मैं पॉइंटर की मदद से, पेन की मदद से आपके साथ पॉइंट कर रहा हूँ, इसको हम तना कहते हैं। तो वो पूछता है कि जब हम प्याज या लहसुन का मुशाहिदा करते हैं तो हमें तना कहाँ पर नज़र आता है। देयर शॉर्ट टर्म इज़ लोकेटेड एट द बेस, तो वो हमें बता रहा है कि ये जो हमारे पास प्याज होता है और लहसुन का भी यही प्रोसेस है, यही मेथड है चेक करने का। प्याज के बिल्कुल बेस के ऊपर जहाँ पर उसकी आप समझ लें ये सफ़ेद रंग की जड़ें होती हैं, वहाँ पर एक बिल्कुल टाइनी सा छोटा सा जो हमारा स्टेम है, तना मौजूद होता है। द अदर पार्ट ऑफ अ बल्ब कंसिस्ट ऑफ थिक फ्लैशी लीव्स, और हम इसी प्याज के ऊपर जब देखते हैं तो फ्लैशी थिक यानी कि ऊपर नीचे तह बनाए हुए पत्तों का एक हमारे पास आप समझ लें ग्रुप होता है, जो तह दर तह एक दूसरे के ऊपर जो है वह चढ़े होते हैं कुदरती तौर पर। एट द स्टार्ट ऑफ सुइटेबल सीज़न, यानी कि जब प्याज और लहसुन के लिए मौसम हो, यानी कि बेहद ज़्यादा सर्दी का मौसम ना हो या जून जुलाई का मौसम ना हो, जब भी फसल काश्त इसकी की जाती है, रूट्स डेवलप, जड़ें जो है वो डेवलप होती हैं, वक़्फ़ पज़ीर होती हैं, बनना शुरू हो जाती हैं फ्रॉम द स्टेम, तने से। तो ये हमारे पास जो इसका छोटा सा तना होता है, इसके नीचे हमें जब भी हम बाज़ार से प्याज लाएं या हम एक प्याज का मुशाहिदा करें, हमें सूखी हुई जड़ें भी नज़र आती हैं। लेकिन वो पूछ रहा है और वो हमें ये बता रहा है कि जब हम इसी प्याज को एक
मौसम के अंदर काश्त करते हैं, यानी कि इसी प्याज को हम मिट्टी में दबाते हैं या इसका नीचे से ऑब्ज़र्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो सूटेबल सीज़न के अंदर जो जड़ें हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसका जो तना है वो यहीं पर बेस पर बुनियाद पर होता है। व्हेन वी कट द बेस विद रूट्स एंड बरी इट इन द सोइल। अब वो हमें ये बता रहा है कि जब हम ये जो बेस है इसको काटते हैं विद रूट्स, जड़ों के साथ, एंड बरी इट इन द सोइल, और ज़मीन के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर बरी दफन करते हैं, दबा देते हैं, इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, यानी कि हम बीज के बगैर भी प्याज को जो है ज़मीन में बो सकते हैं। उसमें ये हमारे पास ये होता है कि जब हम ये जो प्याज है इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम कट कर देते हैं, इतना हिस्सा इसको काटने के बाद जिसके नीचे हमारे पास तना मौजूद हो, इसको अगर हम ज़मीन में दबा दें तो ये हमारे पास नया पौधा बन जाता है, पोटैटो। और इसमें वो हमारे पास कह रहा है कि इट न्यू प्लांट पोटैटो इट हैज़ आइज़। तो बेसिकली पोटैटो के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, तो इट हैज़ आइज़ ऑन इट। तो पोटैटो की अगर बात करें तो पोटैटो के ऊपर भी हमारे पास छोटे छोटे जो है आप समझ लें कि नुक्ते होते हैं, घड़े होते हैं, जिनको आइज़ कहा जाता है। आइज़ से मुराद जैसे हमें किसी पौधे के ऊपर छोटे छोटे कोंपलें नज़र आती हैं और उन्हीं कोंपलों को बाद में अगर हम मुशाहिदा करें तो बड़े पत्ते वो बन जाते हैं जब बहार का मौसम आता है। तो आलू के ऊपर भी इसी तरह की छोटी छोटी आइज़ यानी कि आँखें होती हैं, विच आर एक्चुअली बर्ड्स, जिनको बर्ड्स कहा जाता है। व्हेन द पीसीज ऑफ पोटैटो हैविंग आइज़ आर बरीड इन द ग्राउंड। तो अब हम जैसे ही आलू को ज़मीन के अंदर दफन करते हैं, ये बेसिकली आपको एक आलू का बीज दिखाया गया है। ये फुल हमारे पास एक आलू है और आलू के ऊपर अगर आप देखें हमें मुख्तलिफ़ फासले के ऊपर छोटे छोटे जो है नुक्ते जो है घड़े नज़र आते हैं। तो हमने सीखा कि जिस तरह प्याज के नीचे छोटा सा तना होता है, इसको हम काटते हैं और फिर जब मौसम इसका आता है प्याज का ज़मीन में बोते हैं तो यही जड़ें जो सूखी हुई नज़र आती हैं ये बड़ी हो जाती हैं और ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ डेवलप होता है, पत्ते निकलते हैं और नीचे दोबारा से प्याज जो है बनना शुरू हो जाता है, यानी कि प्याज का पौधा हम इस तरह से उगा सकते हैं। आलू के ऊपर भी हमें छोटे छोटे से घड़े नज़र आते हैं, बिल्कुल आप समझ लें जिस तरह ये पेन का मेरा टिप होगा, तो इन्हीं घड़ों को हम आइज़ बोलते हैं और इन्हीं आइज़ की मदद से जब हम इस आलू को ज़मीन में जो है बरी करते हैं, दफन करते हैं, दबा देते हैं, तो इन्हीं आइज़ से हमारे पास शूट्स नई कोंपलें निकलना शुरू हो जाती हैं और इसी जो निचले वाला हिस्सा जो ज़मीन के अंदर दफन होता है वहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और एक आलू की मदद से पौधे की शाखें फैलना फूलना शुरू हो जाती हैं और कुछ अरसे के बाद ज़मीन के नीचे नए आलू बन जाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी हमारे पास, जिसको हमने कल सीखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि ये एक ऐसा तरीका था जिसके अंदर हम फूलों के पकने का, बीज के पकने का इंतज़ार किए बगैर जो है नए पौधे बना सकते हैं। यानी कि हमने अमूमन यही सीख रखा है कि अगर हमने एक पौधे को उगाना है तो हम उस पौधे के ऊपर फूलों के लगने का इंतज़ार करते हैं, फूल पकने के बाद बीज बनते हैं और फिर उन बीजों को हम ज़मीन में दफन करते हैं, फिर पौधा उगता है और फिर उस उगने के बाद वो सारा प्रोसेस होता है बड़ा पौधा। लेकिन अभी आपने ये प्याज और आलू की मिसाल में देखा कि हमने प्याज के बड़े होने के बाद प्याज के ऊपर भी बीज लगते हैं, फूल लगते हैं, लेकिन हमने उन फूलों का, बीजों का इंतज़ार नहीं किया। इसी तरह आलू के केस में भी हमने इंतज़ार नहीं किया, बल्कि उसी प्याज और उसी आलू को हमने ज़मीन में दबाकर तो नया पौधा हासिल कर लिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बाद हमारे पास नया टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मतलब है नस्ल का तसलसल या अमले तौलीद समझ लें, यानी कि जिस तरह एक पौधा हमने शुरू में पढ़ा था कि वो एक जानदार है और वो हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह सकता, एक ना एक दिन उसने मुरझा जाना होता है, तो हम उसी पौधे से किस तरह से उसी किस्म के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा और अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इसके अंदर कैसे सारा प्रोसेस होता है हम जो है मरहलावार देख लेते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अब वो बोल रहा है जिन पौधों के ऊपर फूल लगते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लावर्स। तो जिन पौधों के ऊपर फूल लगते हैं
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनके अंदर जो है होती है थ्रो फ्लावर्स, फूलों के ज़रिए, यानी कि फूलों की मदद से ही वो पौधे जो है अपने जैसे नए पौधे जो है वो पैदा करते हैं, बनाते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ पोलिनेशन। और ये जो नए पौधे फूलों के ज़रिए बनते हैं उसको पोलिनेशन कहा जाता है। ये पोलिनेशन का नतीजा होता है, रिज़ल्ट। द पोलन ग्रेन्स रीचेस स्टिग्मा। तो हमने कल सीखा था, अगर आपको याद हो, कि जो हमारे पास ये एंथर होता है इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। और पोलन ग्रेन्स कीड़े मकोड़ों की वजह से, हवा की मदद से जो है, या परिंदों की मदद से फूल के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये हमने कल सीखा था। अगर इसी फूल के इसके ऊपर गिरें तो हम इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अगर इसी पौधे के दूसरे फूल पर गिर जाएं तो इसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर दो अलहदा गमलों के अंदर पौधे उगे हों एक ही नस्ल के, और एक गमले के फूल के जो पोलन ग्रेन्स हैं दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरें तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो इसी पोलिनेशन की यहाँ पर बात हो रही है कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ पोलिनेशन द पोलन ग्रेन्स रीचेस स्टिग्मा। तो ये हमारे पास जब पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा के ऊपर आके गिरता है तो इसके बाद आगे क्या होता है, हेयर इट जर्मिनेट्स। यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन है ये उगना शुरू कर देता है। जैसे हम बीज को ज़मीन में दफन करते हैं, उसकी नीचे से जड़ें निकलती हैं, इसी तरह इस पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के बाद पहुँचने के बाद जर्मिनेशन का अमल शुरू हो जाता है, उगने का अमल। एंड फॉर्म्स आ थिन ट्यूब इन द स्टाइल कॉल्ड पोलन ट्यूब। तो जब ये इसके ऊपर गिरता है तो बेसिकली ये नीचे की तरफ एक ट्यूब, एक शाख, एक सुलाख जो है, एक छोटा सा बारीक पाइप बनाना शुरू कर देता है। यही पोलन ट्यूब जिसको कि यही पोलन ग्रेन जिसको जब वो बारीक सी ट्यूब या पाइप बनाता है उस ट्यूब को कहा जाता है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बजाय इस, यानी कि आमतौर पर पौधा ऊपर की जानिब उगता है तो ये नीचे की जानिब जड़ों की शक्ल में एक पोलन ट्यूब नीचे को डेवलप करता है, उगाता है, बनना शुरू करता है। और ये पोलन ट्यूब हमारे पास स्टिग्मा के बाद नीचे की तरफ मज़ीद जब जाती है तो ये स्टाइल से गुजरती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दैन इट एंटर्स द ओव्यूल। तो हमारे पास बेसिकली पोलन ट्यूब जो है हमारे पास बन जाती है जब आफ्टर पासिंग थ्रू द स्टाइल। तो पोलन ट्यूब स्टाइल के बाद जब गुजर जाती है, पोलन ट्यूब रीचेस द ओवरी। तो जब ये मज़ीद नीचे जाती है तो हमारे पास जो नीचे ये थोड़ा हैवी किस्म का, थोड़ा सा बड़ा हिस्सा जो होता है, तो इसके अंदर जो ओवरी हमारे पास होती है उसके अंदर ये पोलन ट्यूब पहुंच जाती है। देन इट एंटर्स द ओव्यूल। ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल होता है, ये छोटा सा। तो ओव्यूल के अंदर जो है यही पोलन ट्यूब जो कि पोलन ग्रेन से बनना शुरू हुई थी और ये जाकर हमारे पास ओव्यूल के अंदर दाखिल हो जाती है। मेल गेमेट्स आर फॉर्म्ड इन द पोलन ट्यूब। तो इसके अंदर बेसिकली जैसे मुज़क्कर और मोनस होता है तो इसके अंदर हमारे पास तौलीदी खुलियात, यानी कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि हर जानदार सेल्स से मिलकर बनता है। सेल्स को ही उर्दू में जो है हम मतलब कि खुलियात कहते हैं। तो नर खुलियात यहाँ पर मौजूद होते हैं। एंड फीमेल गेमेट्स आर फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। तो अब हमारे पास इसी के अंदर जो फीमेल, यानी कि एक हमारे पास नर तौलीदी खुलियात हो गए और एक हमारे पास मादा खुलियात हो गए जो कि ओव्यूल के अंदर बनना शुरू होते हैं। द मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज़। अब इसके नीचे जाने के बाद जब हमारे पास नर और मादा दोनों खुलियात बने तो वो हमारे पास फ्यूज़ आपस में वो जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद एक जो है ज़ाइगोट बनता है, यानी कि दोनों सेल्स जब आपस में जुड़ गए तो एक नया खुलिया, एक नया सेल बन जाता है। द ज़ाइगोट डिवाइड्स मैनी टाइम्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो। और यही एक इब्तिदा होती है जो कि नया पौधा बनाने की तरफ पहला कदम होता है। तो नया खुलिया बनता है तो ये जो नया खुलिया यानी कि ज़ाइगोट होता है हमारे पास, ये डिवाइड्स यानी कि मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है।
टू फॉर्म द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को कहते हैं कच्चा बच्चा, यानी कि पौधे का एक नन्हा सा बच्चा जो है यहाँ पर एक तख्लीक पा जाता है। देन द ओव्यूल बिकम्स सीड, और ये जो हमारे पास ओव्यूल है ये बेसिकली यहाँ से ही वो पक कर थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाता है और इसके अंदर बीज बन जाता है। एंड ओवरी राइपन्स टू फॉर्म द फ्रूट। तो बेसिकली आपने क्या सीखा कि ओव्यूल हमारे पास अंदर की तरफ होता है और ओवरी बाहर की तरफ होती है। जब भी हम किसी फल को काटते हैं तो बीज उसके अंदर होते हैं, फल का गुदा बाहर की तरफ होता है। और यही हमने सीखा कि स्टिग्मा से जो एक हमारे पास ट्यूब उगना शुरू हुई जो कि स्टाइल से गुजरी और फिर वो जाकर हमारे पास ओव्यूल के अंदर दाखिल हो गई और इधर उसने एक सख्त सी शक्ल, हार्ड शक्ल इख्तियार कर ली और ये हमारे पास अंदर की तरफ ओव्यूल था। तो ओव्यूल जब है वो बाद में बीज बन जाता है और इसके बाहर का जो हिस्सा होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं वो पक कर फल की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो शुरू में ये फल बिल्कुल छोटा होता है और वक्त गुजरने के साथ फल जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो जब वो फल पक जाता है उसके अंदर से हम बीज निकालते हैं और उसी बीज को जब हम बोते हैं तो उस पौधे की एक नई नस्ल तैयार हो जाती है। अब हम एक नज़र सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़र्क देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें दो वालिदैन चाहिए होते हैं। आपने ये नीचे अभी देखा था कि इसके अंदर जब पोलन ट्यूब पहुंचती है तो एक तो हमारे पास मेल गीमेट्स बनते हैं और दूसरा फीमेल गीमेट्स, यानी कि नर और मादा, यानी कि मुज़क्कर और मोनस। तो हमने सीखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो वालिदैन चाहिए होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें सिर्फ एक वालिदैन का पार्ट जो है चाहिए होता है। जैसे कि हमने एक ही प्याज को बो दिया, एक ही आलू को बो दिया और उसको नए पौधे की शक्ल अख्तियार कर गया। मेल एंड फीमेल गीमेट्स फ्यूज टू फॉर्म न्यू प्लांट। तो इसके अंदर वो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर एंटर होता है फिर वो पोलन ट्यूब बनती है और नीचे जाने के बाद हमारे पास ओव्यूल के अंदर मेल और फीमेल गीमेट्स जो होते हैं यानी कि खुलियात, नर खुलियात और मादा खुलियात, वो आपस में जब जुड़ जाते हैं तो एक नया पौधा बनता है। इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमेट्स, इसके अंदर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता। न्यू प्लांट्स डू नॉट कम्प्लीटली रिजेंबल देयर पेरेंट्स। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नया जो भी हमारे पास रिज़ल्ट निकलता है, आपने देखा होगा कि एक पौधे के ऊपर किसी आम का साइज़ छोटा होता है और किसी आम का साइज़ बड़ा होता है। इसी तरह अगर हम उस आम को पकने के बाद उसका बीज ज़मीन में बोते हैं तो जो नया पौधा उगता है वो अपने पहले वाले पौधे से पत्तों के साइज़ के एतबार से, फलों के साइज़ के एतबार से मुख्तलिफ हो सकता है। रिजेंबल मुमासिलत नोट, यानी कि मुकम्मल तौर पर वो एक जैसा मुमासलत वाला नहीं होता, उसमें अलग अलग खसूसियात हो सकती हैं। तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर न्यू प्लांट्स कम्प्लीटली रिजेंबल देयर पेरेंट। इसके अंदर जो नया पौधा बनता है वो मुकम्मल तौर पर अपने पेरेंट जैसा ही होता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। अब वो कह रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बिल्कुल स्लो, आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल है और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो सारा प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। तो हमने ये प्याज और आलू की मिसाल जो पढ़ी थी ये काफ़ी, आपने अगर घर में इसको तजर्बा किया हो तो 1 से 1.5 माह में प्याज उग कर जो है वो रेडी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा वो नशोनुमा पाना शुरू कर देता है। जबकि बीज के अंदर एक बीज से तनावर पौधा बनने में कभी कभी 2 से 3 साल भी लग जाते हैं, फिर जाकर ऐसे पौधों पर फल लगता है। अब हम जो है नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। हम बीज की साख्तों को अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले लिखा है कि द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज़ कॉल्ड कोड। तो बीज के जो बाहर की तरफ हमारे पास जिस चीज़ ने, जिस छिलके ने, जिस तह ने बीज को कवर किया होता है उसको सीड कोट कहा जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द टाइनी एम्ब्रियो विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड सीड। तो जो बीज होता है उसके अंदर बेसिकली एक टाइनी एम्ब्रियो यानी कि छोटा सा एक बेबी यानी कि बच्चा होता है। आप इसको समझ लें कि छोटा सा इसी बीज का जो पौधा उगना होता है मट्टी में दबाने के बाद, तो वो एक छोटा सा एम्ब्रियो उसे कहते हैं, वो मौजूद होता है। तो उसी एम्ब्रियो की ये जो सीड कोट है हिफाजत करता है। तो जब हम ज़मीन में बोते हैं तो वही वहाँ से ही नया पौधा उगना शुरू होता है। तो उसकी हिफाजत के लिए सीड कोट यानी कि एक तह बीज के इर्द गिर्द मौजूद होती है।
देयर इज़ अ पोर ऑन सीड कोट। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास सीड कोट होता है, बीज को ढांपने वाली तह होती है, वो मुकम्मल तौर पर कवर नहीं करती, बल्कि उस तह के अंदर एक छोटा सा पोर सुराख होता है। इट इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पर आपको कोई बीज की पिक्चर दिखाना चाहूँ जिसके अंदर माइक्रोपाइल विजिबल हो, हाँ जी, ये देखें। अगर हम चने के बीज में भी देखें तो चूंच के पास हमें एक छोटा सा सुराख नज़र आता है, इसी को माइक्रोपाइल कहा जाता है। वापस आते हैं अपने मेन पेज पर। तो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कोटिलेडन्स विच स्टोर फूड। अब ये जो छोटा सा बेबी होता है, पौधे का बच्चा सा होता है, जिसने आगे चल के बड़ा होना होता है ज़मीन में, उस बीज को जो है जब हम दबा देते हैं तो ये जो एम्ब्रियो होता है इसके अंदर बेसिकली कोटिलेडन्स होते हैं। कोटिलेडन्स वही जैसे जिसे हम उर्फिया में दाल का दाना कहते हैं, विच स्टोर फूड। इन दोनों हिस्सों के अंदर जो कोटिलेडन्स हैं बेसिकली जो बीज की खुराक है वो महफूज होती है। आप देख सकते हैं कि ये सारा वाइट हिस्सा और ये सारा वाइट हिस्सा ये हमारे पास कोटिलेडन है। बेसिकली ये एक फली का बीज है, तो फली को जब हम हाफ़ करते हैं तो हमें इसमें 2 कोटिलेडन देखने को मिलते हैं। तो आगे हमारे पास है द एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो इज़ बिटवीन द 2 कोटिलेडन्स। एक्सिस कहते हैं महवर, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर ये दोनों बीज आपस में जुड़े होते हैं। तो वो बोल रहा है कि ये जो दोनों कोटिलेडन्स होते हैं इनके दरमियान में एक्सिस होता है। अभी आप इस बीज को देख सकते हैं कि ये दोनों बीज जो है इस जगह से आपस में जुड़े हैं और इस जगह को हम एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द एंड ऑफ एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंटेड एंड ऑफ सीड इज़ कॉल्ड रेडिकल। तो अब वो बोलता है कि हमें द एंड ऑफ एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये इधर से इसका आगाज़ है और इधर से उसका एंड हो जाएगा। तो इस जहाँ पर ये एंड होता है एक्सिस का, इस चीज़ को रेडिकल बोलते हैं। व्हेन सीड जर्मिनेट्स, अब जब हम इस सीड को, बीज को ज़मीन के अंदर दफन करते हैं, दबाते हैं तो और ये उगना शुरू करता है। इट्स रेडिकल फॉर्म्स रूट्स। तो इसका जो बीज का रेडिकल होता है, जो ये वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से से उस बीज की सबसे पहले जड़ निकलती है जो ज़मीन के नीचे चले जाती है। द अदर एंड ऑफ एक्सिस इज़ कॉल्ड प्लोम्यूल। और ये जो आपको यानी कि एक्सिस, ये हमारे पास एक्सिस का हिस्सा था, ऊपर वाला हिस्सा रेडिकल। जब हम ज़मीन में दफन करते हैं तो यहाँ से बीज की जड़ निकलती है और ये जो आपको छोटी छोटी नन्ही पत्तियाँ नज़र आ रही हैं इनको प्लोम्यूल कहते हैं। इट गिव राइज टू द शूट। तो यही नन्ही पत्तियाँ निकलने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और शूट उस पौधे की शाख को बना देती हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो एक्टिविटी 3 के अंदर हम इसको दोबारा देख लेते हैं। स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड। अब यहाँ पर हमने एक फली को काट रखा है। रिमूव द सीड कोट। अब वो कह रहा है कि फली के ऊपर से आपने जो उसका सीड कोट हिफाजती तह होती है वो आपने हटा देनी है। ओपन द सीड कोट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब है कि आपने लंबाई के रुख ऐसे नहीं अपने बीज को काटना, ऐसे ही काटना है। तो बीज को काटने के बाद एक किताब की तरह आपने खोल लेना है। हाउ मैनी कोटिलेडन्स डिड यू सी। तो दाएं और बाएं जानब 2 कोटिलेडन्स हमें नज़र आएंगे। ड्रा द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द सीड ऑन योर नोटबुक। बेसिकली वो कुछ इस तरह का ही हमारे पास सेक्शन होगा, तो इसको हम नोटबुक पर ड्रा कर लेंगे। तो बीज के अंदर दाएं और बाएं जानिब 2 कोटिलेडन हैं फली के बीज में। इसके अंदर हमारे पास एक एक्सिस होता है जहाँ से ये दोनों हिस्से बीज के, दोनों कोटिलेडन्स आपस में जुड़े होते हैं। इसके निचले वाले हिस्से में एक्सिस के प्लोम्यूल होता है, ऊपर वाले हिस्से में रेडिकल होता है। जब हम इस बीज को ज़मीन में दफन करते हैं तो रेडिकल से जड़ें बन के ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और नीचे से प्लोम्यूल जो है, ये दोनों पत्तियां भी आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ से पौधा नन्हा मुन्ना सा ज़मीन को फाड़ कर मट्टी को पीछे करके ऊपर की जानिब उगना शुरू कर देता है। नीचे हमसे वो पूछ रहा है कैन यू टेल द नेम्स ऑफ दीज सीड्स। इन बीजों के नाम बताएं। तो ये बेसिकली हमारे पास काजू है जिसके अंदर 2 कोटिलेडन होते हैं, ये अखरोट है, ये मूंगफली है और ये बादाम है। इन सब के अंदर हमारे पास 2 कोटिलेडन होते हैं। अब हम बीज को तो समझ चुके काफ़ी हद तक। अब हम बीज को उगना जो है इस अमल को देखेंगे, जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी कि बीज का उगना। तो आप साथ में पेंसिल
पास रखें, अपनी बुक के ऊपर ये सारे अल्फाज माने लिखें, ताकि वीडियो के बाद जब आप खुद से स्टडी करें तो आपको ये चीज़ें क्लियर रहें। द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज़ अ प्रोसेस, यानी कि बीज का उगना, इज़ अ प्रोसेस एक ऐसा अमल है, इन विच जिसमें आ सीडलिंग एक नुज़ायदा पौधा कम्स आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ सीड। तो जो एम्ब्रियो मैंने आपको पहले भी दिखाया था यहाँ पर हमारे पास कि जो बीज का एम्ब्रियो होता है उसके अंदर हमारे पास जो सुराख होता है, उसी सुराख को हम माइक्रोपाइल भी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि इसी सुराख से सीडलिंग, इसी सुराख से छोटा सा एक नुज़ायदा नन्हा सा पौधा बीज जब हम ज़मीन में दबाते हैं तो इसी सुराख से पौधा बाहर निकलता है, आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ सीड। उस सुराख को एम्ब्रियो कहते हैं बीज का। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन, उगने के दौरान, सीड एब्जॉर्ब्स वाटर, बीज एब्जॉर्ब्स जज़ब कर लेता है वाटर पानी, थ्रो इट्स माइक्रोपाइल अपने सुराख से। तो बीज का ये जो सुराख होता है, जब हम इस पूरे बीज को मिट्टी में दफन करते हैं, दबाते हैं, इस सुराख से बीज के अंदर पानी दाखिल होता है, पानी को ये जज़ब करता है और फिर ये फूलना शुरू कर देता है। ये ब्राउन कलर का जो आपको सीड कोट नज़र आ रहा है, जो इसकी हिफाजती तय है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फट जाती है। फटने के बाद इसी सुराख से एक तो हमारे पास नीचे की तरफ जड़ निकलती है और इसी सुराख से हमारे पास ऊपर की तरफ सीडलिंग्स, जो कि यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सीडलिंग, नुज़ायदा पौधा, नन्हा पौधा निकलता है। एज़ अ रिज़ल्ट सीड स्वेल्स, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, बीज स्वेल्स फूल जाता है जब उसको ज़मीन में दबाते हैं और पानी डालते हैं। एंड द सीड कोट बर्स्ट, और जो सीड कोट होता है वो फट जाता है। द कोटिलेडन्स ऑफ सीड प्रोवाइड फूड, तो बीज के अंदर जो दाएं और बाएं जानिब चने का बीज हो तो उसमें भी 2 कोटिलेडन होते हैं। मकई के बीज में एक ही कोटिलेडन होता है। तो कोटिलेडन का काम उस नए निकलने वाले पौधे को जो है खुराक फराहम करना होता है, फूड टू द रेडिकल। तो उस सुराख से जब छोटा सा एक नन्हा सा पत्ता निकलता है जिसने बड़ा होकर पौधा बनना होता है, कच्ची कोंपल या आप समझ लें कि इब्तदाई जड़, रेडिकल बेसिकली ज़मीन के अंदर जाता है, प्लोम्यूल ज़मीन के बाहर आता है। तो रेडिकल जो है वो ज़मीन के नीचे बनने वाली जड़ को कहते हैं। ये जड़ और प्लोम्यूल जो ऊपर की तरफ पौधा बनता है, उगता है, उन दोनों को ये जो कोटिलेडन्स होते हैं खुराक फराहम करते हैं। तो जब हमने बीज को देखा कि वो फट गया है पानी जज़ब होने के बाद, और उसकी जो रेडिकल यानी कि पहली निकलने वाली जड़ है, अभी आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये बेसिकली बीज है और ये रेडिकल है और ये प्लोम्यूल है। रेडिकल ज़मीन के नीचे जाएगा, प्लोम्यूल ऊपर जाएगा, और इस सारे अमल में ये आपको जो दाएं और बाएं जानिब नज़र आ रहे हैं इसके कोटिलेडन्स, इन दोनों चीज़ों को यानी कि ग्रीन को और ये जड़ों को ये कोटिलेडन्स खाना फराहम करते हैं और ये नशोनुमा पाकर बड़ा होता है। जब बड़ा हो जाता है फिर इसके पत्ते खुद से खुराक तैयार करते हैं और ये पौधा अपनी परवरिश पाता है। तो वो बोल रहा है कि रेडिकल ग्रोज टूवर्ड्स द ग्राउंड, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो पौधे की जड़ है वो ज़मीन की तरफ बढ़ती है, एंड गिव्स राइज टू रूट्स, और ये जड़ें बना देती है। रेडिकल जो है वो जड़ों को बनाता है। दैन द प्लोम्यूल ग्रोज, इसके बाद जब जड़ें ज़मीन में अपनी गिरफ्त मजबूत करती हैं, वो ज़मीन से मादनियात, नमकियात वगैरह, मिनरल्स वगैरह, जो भी पानी वगैरह है उसको हासिल करने के बाद दैन द प्लोम्यूल, और जो ऊपर की तरफ कॉम्पल निकलती है, जैसा कि आपको ये ऊपर की तरफ कॉम्पल निकलती नज़र आ रही है, ये चीज़ और ये चीज़, यानी कि सबसे पहले हमारे पास ये रेडिकल एम्ब्रियो, वो सुराख जहाँ से ये रेडिकल और हमारे पास प्लोम्यूल निकलते हैं। तो दैन द प्लोम्यूल ग्रोज अपवर्ड, तो जो प्लोम्यूल होता है अपवर्ड यानी कि ये ऊपर आसमान की तरफ ग्रो करता है, बड़ा होता है, एंड गिव्स राइज टू अ टाइनी शूट, और एक छोटी सी ये हमारे पास बेसिकली शूट है यानी कि एक शाख बन जाती है। द कोटिलेडन्स फॉर्म द फर्स्ट लीफलेट्स ऑफ सीड, तो ये जो बीज का ये आपको ब्राउन कलर का कोट नज़र आ रहा है, जब ये फट जाता है तो इसके अंदर से जो 2 कोटिलेडन्स निकलते हैं, ये बेसिकली पौधे के पहले 2 पत्ते जो है वो बनाते हैं, फर्स्ट लीफलेट्स ऑफ सीड। ये खुद
और इनके अंदर से ही हमारे पास पौधे के पहले पत्ते निकलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोटिलेडन्स बंद हैं और ये कोटिलेडन्स अंदर से 2 पत्तों को बना रहे हैं और ये पत्ते बाहर निकल गए, यानी कि पहले पौधे के दोनों पत्ते कोटिलेडन्स के अंदर से निकलते हैं। अगर 2 कोटिलेडन्स हों तो सबसे पहले 2 ही पत्ते निकलेंगे। अगर मकई या गंदम की तरह 1 कोटिलेडन हो तो कोटिलेडन जब फटता है तो उसके अंदर से फिर 1 पत्ता निकलेगा, और अगर 2 कोटिलेडन्स हैं तो पत्ते भी 2 निकलेंगे। These leaflets provide food to the growing roots and shoots till the new leaves। तो जब तक नए पत्ते यहाँ से नहीं निकलते, यही 2 पत्ते सूरज की मदद से खाना खुराक तैयार करके इस पौधे को देते हैं और जड़ें नीचे से पानी वगैरह जज़ब करती हैं और पौधा एक जो नन्हा सा नुज़ायदा पौधा है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर सीखा टिल द न्यू लीव्स अपीयर ऑन द स्टेम, यानी कि नए पत्ते निकलने तक यही पत्ते इसको खाना वगैरह फ्राहम करते हैं। ये सारी बातें हम इस एक्टिविटी में देखेंगे। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ़ वी रैप बीन सीड्स इन अ वेट पेपर। एक गीले पेपर में, टिश्यू पेपर में या फिर कॉटन रुई में हमने बीज रखने हैं, बीन फली के। पुट दम इन अ प्लास्टिक बैग, हमने उनको एक प्लास्टिक बैग में रख देना है। बिफोर सोइंग बीन सीड्स, अपने सीड्स यानी कि बीजों को बोने से पहले कीप दैम सोक्ड इन वाटर फॉर द होल नाइट, यानी कि ज़मीन में बोने से पहले हमने उनको पूरी रात पानी में भिगो कर रखना है। पुट सा डस्ट और सैंड इन द ट्रांसपेरेंट कप, तो हमने एक ऐसा बर्तन लेना है जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके अंदर से हमें वो बीज जो है वो बड़ा होता नज़र आए। हमने उसके अंदर मिट्टी डाली और बिल्कुल जैसे वो शीशे की दीवार के साथ बीजों को जो है रखना है, ताकि जब मिट्टी भी मौजूद रहे और ये शीशे की दीवार के साथ बीज में से निकलती जड़ वगैरह भी हमें नज़र आ सके। सा डस्ट हम मतलब कि जब हम आरी की मदद से लकड़ी को काटते हैं तो एक छोटे छोटे लकड़ी के ज़रात निकलते हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और सैंड रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो द बीन सीज इन सा डस्ट और सैंड सो डैट यू कैन ऑब्जर्व दैम ईजीली, तो हमने उनको बीजने के बाद जो है शीशे के कप में रखना ताकि हमें वो आसानी से नज़र आएँ। आफ्टर पोइंग सम वाटर, कुछ पानी डालने के बाद प्लेस द कप एट अ प्लेस वेयर इट कैन गेट सनशाइन, तो हमने इस कप को सूरज की रोशनी में रख देना है। कीप ऑन पोइंग सम वाटर एवरी डे, हर रोज़ हमने इसको पानी डालना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये बीज इस तरह से होगा, फिर उसका जो कोट है वो फट जाएगा, नीचे की तरफ से रेडिकल निकलेगा, ऊपर की तरफ से प्लोम्यूल निकलेगा। जो कोटिलेडन्स हैं वो फटकर अलहदा हो जाएंगे और इनमें से 2 पत्ते निकलेंगे। ये 2 पत्ते ही इस पौधे को खुराक देंगे यहाँ तक कि यहाँ से मज़ीद 2 पत्ते निकलना शुरू हो जाएं। तो अब वो कह रहा है कि ऑब्जर्व द सीड्स फॉर 2 वीक्स एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। तो तीसरे दिन क्या होगा, ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं, मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तीसरे दिन बीज फूल जाएगा और उसका कोट फट जाएगा और छोटी सी जड़ें जो हैं वो निकलना शुरू दिखाई देंगी, अपीयर्स। 6 दिन बाद क्या होगा कि रूट ग्रोज, जड़ें जो है बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। एंड स्मॉल बिगिंस टू कम आउट, तो छोटी छोटी पत्तियां ऊपर से निकलना भी शुरू हो जाएंगी। 9वें दिन के बाद क्या होगा, शूट ग्रोज अपवर्ड, शाखें ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी, बड़ी हो जाएंगी। रूट्स बिकम बिगर, जड़ें भी बड़ी हो जाएंगी। और फर्स्ट लीफ स्टार्ट अपीयरिंग, और पहले पत्ते जो हैं वो नज़र आना अपीयरिंग शुरू हो जाएंगे। 12 दिन के बाद प्लांट ग्रोस टालर, पौधा बड़ा हो जाएगा। मोर लीव्स, मज़ीद पत्ते डेवलप निकल आएंगे। रूट्स स्प्रेड मोर, जड़ें मज़ीद फैल जाएंगी। 15 दिन के बाद यंग सीडलिंग इज़ फॉर्म्ड विद स्टेम, तो 15 दिन के बाद एक नन्हा सा मुकम्मल पौधे की शक्ल का पौधा एक बन जाएगा जिसके अंदर पत्ते भी होंगे और वेल डेवलप और जड़ें भी होंगी। ड्रा द चेंजेस डेट अकर्ड ड्यूरिंग द 15 डेज, राइट द चेंजेस ऑब्जर्व, फॉर एग्जांपल मेजर लेंथ ऑफ द प्लांट। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन लिख ली है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड, इसके अंदर हम मकई के बीज का जो है स्ट्रक्चर देखेंगे। तो टेक ग्रेन्स ऑफ मेज़, आपने मकई के दाने लेने हैं। ऑब्जर्व अ मेज सीड एंड ड्रा अ स्केच ऑफ इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आपने मकई के बीज पकड़कर उसका एक स्केच जो है कॉपी पर बना लेना है। स्टडी इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट द गिवन टेबल, तो ये बातें हम देखेंगे, वो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। तो हमने मकई के बीज को देखा, इसका कलर येलो था, इसकी शक्ल ओवल यानी कि गोल नहीं थी, बैज़वी थी। फ्लैट यानी कि पिचकी हुई थी, चौड़ी सी थी।
स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल सरफेस, तो बाहर का स्ट्रक्चर साख्त कैसी थी। द थिन सीड कोट, इसके ऊपर पतली सी सीड कोट की तह थी, स्मूथ सरफेस, और ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम थी। ये आप देख सकते हैं टेबल को, वीडियो को रोक कर आगे चलते हैं। मेज़ इज़ अ मोनोकोट प्लांट, जो मकई का बीज होता है ये मोनोकोट प्लांट, इसके अंदर एक ही कोटिलेडन होता है। देयर इज़ वन कोटिलेडन इन इट्स सीड, इसके बीज में एक ही कोटिलेडन होता है। द मेज सीड इज़ ओवल, मकई का बीज ओवल होता है, बैजवी एंड फ्लैट इन शेप, और ये काफ़ी ज़्यादा पिचका हुआ और चौड़ा सा फैला हुआ होता है। इट्स एक्सटर्नल कवरिंग इज़ इन फॉर्म ऑफ अ थिन सीड कोट, इसकी जो बैरूनी कवरिंग ढांपने वाली चीज़ है वो पतली सी सीड कोट पर मुश्तमिल होती है। देयर इज़ एन एंडोस्पर्म, बीज के अंदर एक नरम सा गुदा होता है, ये एंडोस्पर्म, यानी कि सीड कोट के नीचे जो छिलका है, छिलके के नीचे आपने अक्सर मकई के बीज को अगर नाखून से तोड़ें तो उसके अंदर से पानी सा निकलता है, उसी को एंडोस्पर्म यहाँ पर यानी कि गूदा सा कहा गया है। इनसाइड द सीड वेयर फूड इज़ स्टोर्ड, तो बेसिकली ये जो गूदा होता है इसके अंदर इस बीज का खाना महफूज है, और ये उसका कोटिलेडन ही है। जब इस बीज को हम ज़मीन में बोएंगे तो इसी गूदे से ही जो नया पौधा जन्म लेता है, पैदा होता है, इसी गूदे से वो अपना खाना लेता है। तो वो कह रहा है कि इसी एंडोस्पर्म में फूड जो है स्टोर महफूज होती है। द एम्ब्रियो ऑफ मेज़, यहाँ पे कच्चा यानी कि नन्ना या पहला निकलने वाला नन्ना मुन्ना सा बच्चा, जिसको हम नन्ना पौधा भी कहेंगे मकई का, मेज़ सीड कंसिस्ट ऑफ वन कोटिलेडन, तो जब वो नया पौधा उगता है, जैसे हमने यहाँ पे फली के बीज में देखा था 2 कोटिलेडन थे, तो मकई के अंदर एक ही कोटिलेडन होता है आई रेडिकल, तो एक ही कोटिलेडन ज़मीन से बाहर निकलेगा, एक ही नन्ही सी जड़ निकलेगी, और एंड अ प्लूम्यूल, और एक नन्ना सा तना ऊपर की तरफ उगना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम टू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड टेक द लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ अ बॉइल्ड मेज सीड, हमने उबाल लेना है मकई के दाने को और उसको कट कर लेना है दरमियान से, हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर साख्त नज़र आएगी। ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड, वो कह रहा है कि आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें। ड्रा द स्केच ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड, तो वो कहता है इसका स्केच तैयार करें। तो यही हमारा इस तरह का स्केच बनेगा। मकई के बीच में बाहर की तरफ सीड कोट होता है, उसके नीचे हमारे पास एंडोस्पर्म होता है जिसको हम गुदा कहते हैं, ये हमारे पास उसका कोटिलेडन है, एक ही कोटिलेडन होता है। ये हमारे पास प्लोम्यूल है, और प्लोम्यूल जो है यहाँ से पौधा उगेगा और पत्तियाँ बनाएगा, और ये हमारे पास रेडिकल है, ये नीचे को जाके जड़ बना देगा। तो मकई के बीज के बाद बारी है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड, चने के बीज के स्ट्रक्चर यानी कि साख्त की। एक्टिविटी 3.7 टेक बॉइल्ड, हमने उबाल लेना है, एंड अनबॉइल्ड ग्रेन्स ऑफ ग्राम, हमने चने के उबले हुए और बगैर उबले हुए दाने ले लेने हैं, ग्रेन्स। ऑब्ज़र्व द ग्राम सीड, हमने चने के दाने को ऑब्ज़र्व करना है, एंड ड्रा स्केच ऑफ इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पे फुल बीज लिया था और फिर इसको काट लिया, तो सबसे पहले हमने इसका फुल बीज लेकर उसका बैरूनी स्ट्रक्चर जो है उसका स्केच बनाना है। कंप्लीट द गिवन टेबल, तो जैसे यहाँ पर हमने काटे बगैर एक टेबल फिल किया, तो इसी तरह हम यहाँ पर चने के बीज को काटे बगैर ये टेबल फिल करेंगे। इसका रंग हल्का ब्राउन होता है, इसकी शक्ल कोनिकल, यहाँ से कोनिकल है, और पीयर शेप्ड, नाशपाती को अगर हम उल्टा कर दें तो ऐसी इसकी शक्ल होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल सरफेस, तो अगर हमने इसको अभी तक तोड़ा नहीं है तो थिक सीड कोट, चने का जो बैरूनी सीड कोट होता है यानी कि जो छिलका होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक यानी कि सख्त होता है, मोटा होता है, स्मूथ लेकिन ये मुलायम होता है, एंड हार्ड और सख्त भी होता है। तो यानी कि सख्त, मोटा सा और ना टूटने वाला इसका सीड कोट होता है। ये हमने टेबल फिल कर लिया। तो आगे हमने अब इस चने के बीज को अब हमने काट कर तो अंदर वाला जो इसका स्ट्रक्चर है इसकी साख्त देखनी है। देयर आर 2 कोटिलेडन्स इन द ग्राम सीड, तो चने के जब हम बाज़ार से भी दाल लाते हैं तो चने को तोड़ने के बाद हमें इसके अंदर 2 दालें नज़र आती हैं, तो उन्हीं दालों को कोटिलेडन कहते हैं। चने के बीज में 2 कोटिलेडन्स होते हैं। इट इज़ कॉनिकल, ये कोन जैसा होता है, पीयर शेप्ड, और नाशपाती जैसा होता है, एंड लाइट ब्राउन इन कलर, और रंग में हल्के ब्राउन रंग का होता है। द एक्सटर्नल कवरिंग कंसिस्ट ऑफ अ थिक सीड कोट, तो इसके बाहर जो है थिक आप समझ लें कि मोटी सी सख्त सी जो छिलके की तह होती है। इट हैज़ माइक्रोपाइल, इसके अंदर हमारे पास एक सुराख होता है,
उसी सुराख को हम माइक्रोपाइल कहते हैं, बट नो एंडोस्पर्म। मकई के बीज में आपने देखा था कि हमारे पास एक गूदा था जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, लेकिन चने के बीज में वो बोलता है कि जब हम इसको काटेंगे तो इसके अंदर कोई एंडोस्पर्म खुराक का गूदा नहीं होता। देयर आर 2 कोटिलेडन्स beneath द सीड कोट, तो छिलके के नीचे 2 दालें यानी कि कोटिलेडन्स होते हैं। देयर इज़ एन एक्सिस बिटवीन द 2 कोटिलेडन्स, तो दोनों दालें एक जगह से आपस में जुड़ी होती हैं जिसको एक्सिस कहते हैं। द लोअर एंड ऑफ द एक्सिस इज़ कॉल्ड रेडिकल, इसके नीचे रेडिकल होता है जो कि जब हम ज़मीन में इसको दबाते हैं तो वो जड़ बन जाता है। वाइल द अपर एंड इज़ प्लोम्यूल, और इसके ऊपर हमारे पास प्लोम्यूल होता है। और ये जो प्लोम्यूल है ये जब बड़ा होकर मिट्टी को पीछे करके जब हम मिट्टी में दबाते हैं तो ये मिट्टी को पीछे करके बड़ा होकर पौधे का नन्हा सा जो सर है वो बाहर निकालता है और ये फिर पौधा बड़ा होना शुरू हो जाता है। टेक द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शनल ऑफ बॉइल्ड ग्राम सीड, तो हमने उबले हुए चने को काट लेना है। ऑब्जर्व एंड ड्रा द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, और ये हमारे पास कुछ अंदर का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपैरिजन ऑफ ग्राम एंड मेज सीड्स। चने के बीज और मकई के बीज को हम कंपेयर कर लेते हैं। इट हैज़ 2 कोटिलेडन, चने के बीज में 2 दालें होती हैं कोटिलेडन्स, मकई के बीज में एक ही दाल होती है कोटिलेडन। एंडोस्पर्म इज़ एब्सेंट, चने का बीज काफ़ी ज़्यादा खुश्क और सख्त होता है, इसके अंदर कोई भी गूदा खुराक के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए गूदा जो है वो नहीं होता, और मकई के बीज में ये गूदा होता है। एम्ब्रियो इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सीड, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है चने के बीज में वो सेंटर में होता है, और मकई के बीज में एम्ब्रियो इज़ प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सीड, और इसके अंदर चूँकि एक ही कोटिलेडन है तो एक साइड के ऊपर इसका एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो बेसिकली वो नन्हा सा बच्चा है पौधे का, एक कोम्पल है जब हम मिट्टी में दबाते हैं, और वो कोम्पल इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम बोलते हैं, और वो कोम्पल ऊपर की तरफ उगती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड बीज जर्मिनेशन उगना, बीज के उगने के लिए कंडीशंस हालतें नेसेसरी ज़रूरी, यानी कि एक बीज को उगने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। आल सीड्स नीड वाटर, तो तमाम बीज चाहे वो एक कोटिलेडन वाले हों चाहे एक से ज़्यादा कोटिलेडन वाले हों, 2 कोटिलेडन्स वाले हों, उनको हवा यानी कि ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर और मुनासिब दर्जा हरारत चाहिए होता है टू जर्मिनेट उगने के लिए। ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको आप केयरफुली जो है सुने, नोट करें। इसको भी मैंने आपके लिए फिल आउट किया हुआ है। टेक 4 टेस्ट ट्यूब्स, आपने 4 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। ये आपको अभी दाएं तरफ मैं दिखाऊंगा, और उनको ABCD का नाम दे देना है। पुट वेट कॉटन एंड 4 to 5 सीड्स इन द टेस्ट ट्यूब ए, पहली टेस्ट ट्यूब में आपने एक गीली रुई और 4 से 5 बीज डाल देने हैं। पुट ड्राई कॉटन एंड 4 to 5 सीड्स इन द टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपने पानी नहीं डालना, रुई को खुश्क ही रहने देना है और उसके अंदर बीज डाल देने हैं। चौथी के अंदर आपने पुट कॉटन, रुई भी डालनी है, एंड 4 to 5 सीड्स बीज भी डालने हैं इन द टेस्ट ट्यूब सी। देन पावर वाटर एंड देन 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ओवर इट। अब तीसरी के अंदर हमने पानी तो डाला और रुई गीली भी हो गई, बीज भी डाल दिए, लेकिन साथ में हमने तेल शामिल कर देना है। तो 5 फीट हमारे पास पुट 4 to 5 सीड्स इन टेस्ट ट्यूब डी एंड फिल हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद वाटर। जो डी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हमने पानी डाला लेकिन तेल नहीं डाला, पानी डाला, रुई डाला, यानी कि फ़र्स्ट के अंदर हमने पानी नहीं डाला था, बस रुई को गीला किया था, यानी कि बिल्कुल मुनासिब सा पानी था। इसके अंदर हमने हद से ज़्यादा पानी भी डाल दिया और इसमें पानी के साथ तेल भी डाल दिया सी में, और पानी डाला डी के अंदर, रुई भी डाल दी, बीज भी डाल दिए। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या प्रोसेस वो बता रहा है कि हाफ ऑफ टेस्ट ट्यूब विद वाटर, ये हमारे पास डी हो गई। और डी और ए में बुनियादी फ़र्क यही है कि ए के अंदर हमारे पास रुई गीली है और डी के अंदर हमारे पास रुई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी ये मौजूद है। क्लोज द माउथ ऑफ 4 टेस्ट ट्यूब्स,
बाय कॉर्क। तो आपने ये जो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है नरम लकड़ी का, इसको कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क की मदद से आपने ABCD चारों टेस्ट ट्यूब्स को आपने इनका मुंह बंद कर देना है। अब वो कह रहा है पुट टेस्ट ट्यूब A, B एंड C इन द लेबोरेटरी एट द रूम टेम्परेचर। अब वो कह रहा है पहली 3 जो टेस्ट ट्यूब्स हैं इनको आपने लेबोरेटरी में रख देना है रूम टेम्परेचर पर। और पुट टेस्ट ट्यूब D इन अ फ्रीज़र, जो पानी से भर दी थी हमने D वाली, इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है। पॉट वाटर इन टेस्ट ट्यूब A डेली। A के अंदर हमने पानी बस रुई को गीला किया था लेकिन भरा नहीं था। तो वह बोलता है कि आपने रोज़ाना A टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डालना है आफ्टर रिमूविंग द कॉर्क, यानी कि कॉर्क को हटाने के बाद इसके अंदर पानी डालना है डेली। सो डैट सीड्स में नॉट ड्राई अप, ताकि बीज जो है खुश्क ना हो। ऑब्जर्व द सीड्स फॉर 1 वीक एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। तो वो कहता है आपने 1 हफ़्ते तक मुशाहिदा करना है और बताना क्या होगा। तो A जो टेस्ट ट्यूब है ये मैंने मुशाहदात लिख दी हैं। A के अंदर जो हमने 4 या 5 बीज बोए थे ना, ये सारे के सारे उग जाएंगे क्योंकि सारी कंडीशंस मौजूद थी। और B के अंदर बीज नहीं उगेंगे, उसकी वजह है कि B के अंदर हमने पानी नहीं डाला था। C के अंदर भी हमारे पास कोई पौधा नहीं उगेगा, उसकी वजह यह है कि हमारे पास इसमें एयर या ऑक्सीजन नहीं है। D के अंदर भी हमारे पास कोई पौधा नहीं उगेगा क्योंकि मिसिंग प्रॉपर टेम्परेचर, हमने D वाली टेस्ट ट्यूब को फ्रीज़र में डाल दिया था और ये हमारे पास इस वजह से दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम हो गया और बीज उग नहीं पाया। अब वो पूछा इन विच टेस्ट ट्यूब द सीड्स जर्मिनेटेड, इसका आंसर A है। वाई द सीड्स डिड नॉट जर्मिनेटेड इन द टेस्ट ट्यूब B, C एंड D, ये मैंने रीजंस आगे लिख दिए हैं कि B, C और D में पौधे क्यों नहीं उगे। वाई वर द ड्रॉप्स ऑफ ऑयल पुट ऑन द वाटर इन टेस्ट ट्यूब C के अंदर हमने ऑयल क्यों डाला था। तो बेसिकली हमने ऑयल इस वजह से डाला था ताकि ऑयल की वजह से बीज तक हवा या ऑक्सीजन ना पहुंच सके और इसी वजह से वो पौधा उगा नहीं। इन टेस्ट ट्यूब A ऑल नेसेसरी कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन, टेस्ट ट्यूब A के अंदर बीज ने उगना शुरू कर दिया था तो इसके अंदर सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो गई थी, मुकम्मल हो गई थी। कौन सी कंडीशंस थी? पानी, हवा और मुनासिब, सूटेबल का मतलब होता है मुनासिब टेम्परेचर, दर्जा हरारत आर प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी, इस वजह से बीज उग गया। देयर इज़ नो वाटर इन टेस्ट ट्यूब B के अंदर कोई वाटर नहीं था। एंड नो एयर इन टेस्ट ट्यूब C के अंदर हवा हमने तेल डालकर बंद कर दी थी। टेस्ट ट्यूब D हैज़ नो सूटेबल टेम्परेचर, जो ट्यूब, इस शीशे की बोतल को टेस्ट ट्यूब कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब D के अंदर हमारे पास दर्जा हरारत सूटेबल मौजूद नहीं था क्योंकि हमने इसको फ्रीज़र में रख के पानी को जमा दिया था। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट इज़ प्रूव डैट, इस तजर्बे से ये साबित हुआ कि पानी, हवा यानी कि ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर और मुनासिब दर्जा हरारत आर नेसेसरी, ज़रूरी कंडीशंस हालतें हैं फॉर सीड जर्मिनेशन, बीज के उगने के लिए। यानी कि बीज के उगने के लिए ऑक्सीजन, पानी, बीज के उगने के लिए पानी, ऑक्सीजन जिसको हम हवा भी कहते हैं और मुनासिब दर्जा हरारत, ये तीनों ज़रूरी कंडीशंस हैं, हालतें हैं जिनकी वजह से कोई भी बीज उगता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो बीज उगेगा नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत के बाद और लॉन्ग टाइम के बाद हमारा चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। ये इसका पहला पार्ट था, चैप्टर नंबर 3, और इसका हमारे पास उन्वान था फ्लावर्स एंड सीड्स। इसके दूसरे पार्ट में मैं आपके साथ इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज शेयर करूँगा। और तब तक जो है अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसी कमिंग जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक हम जो है बर वक्त पहुँच सकें। एक्सरसाइज के बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 को भी डिस्कस करेंगे अपनी उससे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन टैप कर लें। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़।